ठीक है, हमने हमारा लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था न्यूटन्स लॉ। ठीक है, या आज हम लोग पढ़ेंगे सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सूडो फोर्स से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, हो सकता है वो सूडो फोर्स का क्वेश्चन हो और आपको पता ही ना चले, ऐसा भी हो सकता है। So just one second, we will be discussing it. Let me set up my pen. Okay, fine. Yeah, done. ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या होता है बच्चों? सूडो फोर्स को समझने के लिए सबसे पहला है कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, है ना, तो सबसे इजी होगा। मान लीजिए कि ये हमारी बस है, दिस इज द बस, और ये बस जो है आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये इसका जो एक्सेलरेशन है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना। इसका एक्सेलरेशन से है, कुछ भी एक्सेलरेशन दे दो, मान लो इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड रेगुलरली बढ़ती जा रही है, समय के हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से टाइम। ठीक है, टाइम के साथ स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। जब ऐसा होता है तो यहाँ खड़ा जो इंसान होता है, जब स्पीड तेजी से बढ़ती है तो यहाँ खड़ा जो इंसान होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे की तरफ गिरा रहा है ना। उसको ऐसा लगता है कि उसे पीछे की तरफ कोई गिरा रहा है। एक और एग्जांपल, जैसे कि बस में अगर बस वाले भैया चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दें, क्या कर दें, एक चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक लगाने की स्थिति में वेलोसिटी जीरो से, मतलब वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से अचानक से वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे केस में भी हमारी वेलोसिटी आई, मतलब यहाँ पर डी एक्सेलरेशन है ना, देयर इज अ डी एक्सेलरेशन, देयर इज अ रिटार्डेशन। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, जब हम अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो यहाँ खड़ा इंसान जो होता है वो आगे की तरफ धक्का पा जाता है, मतलब आगे की तरफ वो गिर सकता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग? आपने बस में, कार में ये चीज एक्सपीरियंस की है क्या बच्चों? बताइए मुझे, क्या आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है बस में? ठीक है, कि जब स्पीड बढ़ती है तो हम पीछे की तरफ हमें धक्का लगता है, और जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जब ऐसा होता है कि जब ब्रेक लगता है और आप आगे की तरफ गिरते हो, झुक जाते हो, तो आपको क्या लगता है, पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया? अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, यू विल नॉट फाइंड एनीवन। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ कौन इंसान है जो आपको धक्का दे रहा है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ सोच रहे हो कि आखिर कौन है जो धक्का दे रहा है, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि इस इंसान को फोर्स मिल कहाँ से रहा है? तो इस इंसान पर जो फोर्स लग रहा है इसी को हम कहते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स, इस पर जो लग रहा है इसी को कहते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, तो अब सूडो फोर्स कब लगता है और कहाँ लगता है? तो सूडो फोर्स लगता है एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में। सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर किसी फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं है तो उस पर कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं है तो उस पर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट moving in accelerated frame. So let me just recast the definition. So pseudo force acts on an object
ठीक है, लोकेटेड इन मूविंग मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम। एक्सीलरेटेड, ठीक है, एक बार मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, आप देखना। So pseudo force acts on an object located in a moving, that means accelerated frame। ये बहुत जरूरी है कि एक्सीलरेशन हो, ठीक है, एक्सीलरेशन का होना जरूरी है, तभी स्यूडो फोर्स लगेगा, नहीं तो स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलो एक डायरेक्ट इस चीज को समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, गुड इवनिंग जोश्री, मान लीजिए कि ये हमारा फ्रेम है, सपोज दैट दिस इज द फ्रेम, ये हमारा फ्रेम हो गया, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर, वन सेकेंड, ये हमारा फ्रेम हो गया, और इस फ्रेम के अंदर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर से एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से मूव करते हैं, तो इस पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू एम ए। ये बात बहुत, इसका मास एम है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो स्यूडो फोर्स होता है वो एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। जो स्यूडो फोर्स होता है वो फ्रेम की एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अगर फ्रेम में एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है तो जो स्यूडो फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम एंड नोट इट, ठीक है। स्यूडो फोर्स फ्रेम के एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या, हाँ, बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समृति ने बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड समृति। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिनमें सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो एसिलेटेड फ्रेम्स होते हैं उनमें सूडो फोर्स होता है, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और उसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। बच्चों नोट कर लिए इसको आप लोगों ने, ठीक है। देखो अब यहां पर एक चीज नोट करना, एक और चीज ध्यान से देखना कि अगर यहां पर मैं एक्सीलरेशन 0 कर दूं तो यहां जो हमारा स्यूडो फोर्स है एफ पी वो 0 हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसका साफ मतलब है कि स्यूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेटेड फ्रेम्स में ही लगता है, बाकी फ्रेम्स में नहीं लगता। अब हमारे पास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। आपको तो मालूम है रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर हमको उसकी पोजीशन लोकेट करनी है, डिफाइन करनी है, तो हमें एक फ्रेम की जरूरत होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। बच्चों ऐसे सभी फ्रेम्स जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम्स कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनएसिलेटेड फ्रेम्स, क्योंकि इनका एसिलेशन 0 होता है, ठीक है। ये वो फ्रेम्स होते हैं बच्चों जो एसिलेटेड होते हैं, मतलब इनमें ये इनके पास कुछ नेट एसिलेशन होता है, ठीक है। तो जो फ्रेम्स एसिलेटेड होते हैं जिनका वेलोसिटी बदल रहा हो उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें सूडो फोर्स होता है, इट कंटेन्स सूडो फोर्स, इट कंटेन्स सूडो फोर्स, इट डज नॉट कंटेन, है ना, इट डज नॉट कंटेन, ठीक है, सूडो फोर्स। इसमें सूडो फोर्स नहीं होते हैं, इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं, न्यूटन्स लॉ
न्यूटन्स लॉ होल्ड, इसमें होल्ड करते हैं, इसमें होल्ड नहीं करते हैं। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो समझ ही गए हैं आप लोग, तो अब हम एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि एक कार है, सो सपोज दैट देयर इज ए कार, और अगर जो कार है इसके अंदर मान लीजिए एक पेंडुलम लटक रहा है। अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। वहीं पर अगर कोई कार है, ठीक है, अब वहीं पर अगर कोई कार है, अगर ये इसके पास एक्सीलरेशन है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी, ठीक है। तो ये कार क्या बनेगी, दैट विल फॉर्म ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को मैथमेटिकली लिख देता हूं। इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा लैप फ्रेम है एस, ठीक है, और ये हमारा मूविंग फ्रेम है जो कि इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इस फ्रेम को हम कहेंगे इट इज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई और फ्रेम है, से दिस इज द फ्रेम, ठीक है, और इसके पास एक्सेलरेशन है, सपोज दैट, अब हम एक और फ्रेम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज एस टेस्टस, इसकी वेलोसिटी बदल रही है, इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0 था। तो ये वाला जो फ्रेम होगा ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट विल बिकम नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है। ऐसा कोई भी फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन हो वो नॉन इनर्शियल कहलाता है। ऐसा कोई भी फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, आगे जा रहा है, वो जो है इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। गॉट इट? इज दैट क्लियर टू यू? जो आपके रोटेटिंग फ्रेम है वो भी नॉन इनर्शियल होते हैं। रोटेटिंग फ्रेम्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम्स में स्यूडो फोर्स होता है, कोरोलिस फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसलिए वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। बेसिकली ऐसे सभी फ्रेम्स जिसमें स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है वे सभी नॉन इनर्शियल होते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो अभी आपको करना है, मैं अभी दे रहा हूं आपको, सो यू जस्ट हैव टू डू ए क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर ए क्वेश्चन नाउ। गुड गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमने कुछ अपने से लिखा हुआ है, इसको आप हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में एक बड़ा सा ब्लॉक है एम, एक छोटा सा ब्लॉक है स्मॉल एम, और यहाँ पर जो है आपसे बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, अगर हम इसको आगे की तरफ, अगर हम इसे आगे की तरफ ले जाएंगे तो कितना फोर्स एफ अप्लाई करें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ब्लॉक स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम यहाँ पर कितना फोर्स इस पर अप्लाई करें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, ठीक है। तो बस आपको वही निकालना है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ, आपका जो भी आंसर आए मुझे बता देना। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम जी अपॉन, ठीक है। अब जो भी आप लोगों का आंसर आए मुझे बता देना, ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। शिव कन्या का ऑप्शन डी आया है, ठीक है, गुड शिव कन्या। ठीक है, और बाकी लोग भी बताते रहे। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर, ठीक है, मैं भी बता दूं राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी 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 गुड आंसर बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो अब ये ऑप्शन डी कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो प्लीज हैव ए लुक वेरी क्लियरली। ओके, देखो अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, है ना, तो उसके लिए अपन क्या करें, इस पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको अलग पेज में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहली बात है कि मान लो कि ब्लॉक ये रखा है, ठीक है, इस पर हम कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मास एम है ये नीचे जमीन में गिर जाएगा, है ना, आप सभी लोग जानते हैं, इट विल जस्ट फॉल डाउन। अब क्या होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, आगे की तरफ जाने लगता है, जाता है आगे की तरफ, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये आगे की तरफ जाने लगता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आगे की तरफ क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो ये बन जाता है एक पूरा सिस्टम, और जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया एक फ्रेम, सो दैट फॉर्म्स ए फ्रेम, तो ये अब एक फ्रेम बन जाता है, और ये फ्रेम आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए अब आप लोग बोलो कि सर न्यूटन का सेकेंड लॉ आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, अभी आपने बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन के लॉ होल्ड ही नहीं करते। बच्चों अगर हम सूडो फोर्स को इंक्लूड करते हैं, अगर हम सूडो फोर्स को इंक्लूड कर ले तो न्यूटन लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप सूडो फोर्स को इंक्लूड कर रहे हो सो यू कैन अप्लाई द न्यूटन लॉ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई द न्यूटन लॉ। तो कैसे होगा ये बताता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते चलो। तो ये जो फ्रेम है जब ये ए एक्सीलरेशन से आगे जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, इस पर एम के ऊपर क्या होता है, सूडो फोर्स लगता है इस तरफ। ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं गिरता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता, है ना। जब हम इसको ये देते हैं तो ये आगे की तरफ जाता है ए एक्सीलरेशन से। जब ये ए एक्सीलरेशन से बच्चों आगे की तरफ जाता है तो होता क्या है, यहाँ लगता है, इसी के इसके कारण यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अब सभी लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन होता है ना। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये है तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ गिरना चाहता है, तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, म्यू एन। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे उसके लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे इसके लिए जरूरी ये है कि जो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ये किसके बराबर हो जाए, एम जी के बराबर हो जाए। अगर फ्रिक्शन एम जी के बराबर हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया बच्चों। देखो फिर से बता रहा हूँ, हम जब फोर्स एफ लगाते हैं तो इस पूरे सिस्टम के पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के पास आ जाता है, और फिर क्या होता है कि इस पर लगता है पीछे की तरफ सूडो फोर्स। इस पर जब पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगता है तो उस सूडो फोर्स के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, फ्रिक्शन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर mg के बराबर हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो मेन कंडीशन ये है ऑब्जेक्ट के नीचे ना गिरने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे, हाँ 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 शिव कन्या, यहाँ पर एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम पर है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्मॉल एम इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ओके नाउ सी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम जी। ठीक है, सो एक इक्वेशन तो ये हमारा हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा एन इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना जहाँ पर हमारा एन है वहाँ एम ए पुट कर देते हैं।
तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू g/μ। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स एफ निकालना है ना, तो फोर्स एफ कैसे निकलेगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। नेट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल्स टू एम ए। तो पूरे सिस्टम पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और आप ए की वैल्यू पुट कर दो g/μ। आ गया समझ में बच्चों? डिड यू अंडरस्टूड दिस नाउ? यही है आपका आंसर। इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए। दिस मच फोर्स हैव टू बी अप्लाइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब अपन आगे चलते हैं। आज मैं आप लोगों को अच्छा मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, सूडो फोर्स के एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं, असाइनमेंट्स में कर देना, कर लेना, ठीक है। फिर से रिपीट करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए जयश्री, वैसे जो चीज समझ में ना आई हो वो पूछना चाहिए, ठीक है। रिपीट तो मैं कर दूंगा, बट जो चीज समझ में ना आई हो वो डायरेक्ट पूछ ले तो ज्यादा बेटर रहता है। देखो क्या होता है, ठीक है, जब हम इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ ले जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन होता है पूरे सिस्टम पर लगता है, तो ये फ्रेम बन जाता है इस पर। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस पर लगने वाला जो शूडो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, एंड दैट शूडो फोर्स इज एम ए। ठीक है, इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, म्यू एन, नीचे की तरफ वेट लग रहा है। ये ना गिरे इसके लिए जरूरी ये है कि जो फ्रिक्शन है वो एम जी के बराबर हो, मतलब ये हो गया म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू रख देते हैं। एन इक्वल्स टू कितना है, एम ए के बराबर है। अब नेट फोर्स जब हम पूरे सिस्टम पर हैं तो हम इस पूरे सिस्टम पर जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, जो कि कहता है नेट फोर्स अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए। तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए g/μ, आंसर। ठीक है, क्लियर जयश्री? देखो समझ में आया आपको? बी फास्ट, ओके, ठीक है, गुड। अब बच्चों यहां देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो लिफ्ट प्रॉब्लम, है ना, लिफ्ट प्रॉब्लम। ये अक्सर एग्जाम्स में आती है। क्यों क्यों नहीं होगा, सूडो फोर्स है ना, मैंने आपको बताया ना। देखो एक बात का ध्यान रखना है, आप न्यूटन के लॉ अप्लाई कर सकते हो अगर आप सूडो फोर्स को इंक्लूड कर लेते हो तो। अगर आप सूडो फोर्स इंक्लूड नहीं करते हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप सूडो फोर्स इंक्लूड कर लेते हो तो न्यूटन के फोर्स अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? अगर आपके यहाँ आपके सिस्टम में सूडो फोर्स है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर आप वहां पर सूडो फोर्स इंक्लूड कर लेते हो तो आप न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप सूडो फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो फिर न्यूटन लॉ नहीं होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर न्यूटन लॉ को होल्ड कराना है तो सूडो फोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स एक्चुअली में फिक्टिशियस फोर्स होते हैं, रियल फोर्स नहीं होते हैं, है ना। बट अगर आप उन्हें इंक्लूड कर लेते हो तो फिर न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, गुड। बच्चों देखो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं, टीफर में, नेट में, गेट में, जेस्ट में, सभी में आते हैं, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। देखो लिफ्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास एक लिफ्ट होती है, ठीक है, और ये जो लिफ्ट होती है इसके अंदर अपन एक इंसान को रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान ये रख दिया हमने इसके अंदर। अब हम इसके अलग अलग केसेस करेंगे, तो सबसे पहला वाला केस आएगा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दी फर्स्ट केस। तो पहला वाला केस ये है, जब वो इंसान लिफ्ट के अंदर है। सो ये हो गई हमारी लिफ्ट, ये हो गया वो इंसान। अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जाएगी
तो क्या होगा, अगर देखो अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जाती है ए एक्सीलरेशन से, ठीक है, तो हम हर केस में ये जानना चाहते हैं कि हमारे पर्सन का वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन इन डिफरेंट केसेस, है ना। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग केसेस में इसके अंदर जो पर्सन है उसका वेट कितना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न राइट नाउ। सो पहला वाला केस है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो इसका वेट कितना हो जाएगा। देखो अगर लिफ्ट ऊपर जाती है, एक बात ध्यान रखना है, इसका वेट तो हमेशा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसका एक्चुअल वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा, है ना। अब देखो क्या होता है, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इस पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स होगा, है ना, वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्यूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो यहाँ पर वेट हो जाएगा ma+mg, मतलब वेट बढ़ जाएगा। ऐसा होता है एस्ट्रोनॉट्स के साथ जब वो स्पेस एयरक्राफ्ट में या स्पेस शटल में अर्थ से आउटर स्पेस में जाते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द केस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे, केस 2। इस वाले केस में क्या है कि ये जो हमारा इंसान है लिफ्ट के अंदर, अब हमारी लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो जब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो इस पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका जो नेट वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस ma, ठीक है। इस केस में इसको ऐसा लगेगा उसका वजन कम हो गया है। आप भी देखना जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ लिफ्ट जाती है तो आपको हल्का महसूस होता है ना। ओके, कई लोगों को तो गुदगुदी भी लगने लगती है और कई लोगों को तो हंसी भी आती है अपने आप लिफ्ट जब नीचे जाती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस है, केस थर्ड है कि अगर हम अपनी लिफ्ट को सीधे छोड़ दें, मतलब फ्री फॉल कर दें, अगर हमारी लिफ्ट जो है, ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, फ्री फॉल कर देंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब ऐसे केस में इस पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स है mg ऊपर की तरफ लगेगा और इसका जो एक्चुअल वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इस केस में जो वेट है वो हो जाएगा mg माइनस mg, दैट विल बिकम 0। तो ये वेटलेस की कंडीशन है। अगर लिफ्ट सीधे नीचे जमीन की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ही विल फील दैट ही डज नॉट हैज एनी वेट, ठीक है। गॉट इट क्लियर, चेक इट बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये, जल्दी बता दें मुझे। ठीक है, गुड। सबसे ज्यादा जो सूडो फोर्स का मार्केट है वो होता है मेलों में, है ना। मतलब जब भी आप झूलों में जाओगे, झूले झूलते हो ना, तो लोगों को झूला झूलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि वहां सूडो फोर्स बहुत ज्यादा होता है। हर झूले में सूडो फोर्स होता है, ऑलमोस्ट हर एक झूले में सूडो फोर्स होता है, इसलिए मजा आता है वहां पर, ठीक है। इसमें वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी के लिए तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी भी, सिर्फ कन्या, दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड, ठीक है। मैं बताऊंगा वेलोसिटीज कैसे निकालना है, अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फॉर्मुलेज होते हैं वेलोसिटीज निकालने के लिए, ठीक है, या टाइम ऑफ फॉल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। वैसे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट्स में दिए हैं, वो तो आप कर ही लेना, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, एज फॉलोज। The period of a small pendulum inside a stationary lift is t. If the lift accelerates downwards with an acceleration g upon 4, the period of pendulum will become what? So ये क्वेश्चन है जेस्ट 2013 का,
आज बच्चे क्लास में थोड़ा ज्यादा हैं तो अच्छा लग रहा है। लेट मी रीड द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तनुजा, सविता, प्रिया, ज्योत्सना, सिप्रा, समृति, शिव, सुल्ताना, हरलीन, साइन, मीठी, मनीषा, जयश्री, स्मिता, सूरज, शिव कन्या। ओके, सिस्को अभी, या दैट्स देन इट्स गुड। ठीक है, काफी बच्चे आंसर्स यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर लो। इट्स ओके सूरज। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ बता दूं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखो, यहाँ पर एक चीज है जो आप लोग को जाननी होगी। ठीक है, पहले तो टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता दूं सिंपल पेंडुलम के। ठीक है, देखो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज सर एक्चुअली राम लगा। ओके ओके सूरज, इट्स ओके। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। क्या होता है, हमारा जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारा, अभी ये तो उस केस में है जब हमारा जो पेंडुलम है वो स्टेशनरी है। ठीक है, बट अगर हमारा पेंडुलम बेसिकली ऊपर नीचे या उस पर कोई एडिशनल फोर्स लगता है तो हमारा जो जी होता है यहाँ पर ये एक्चुअली में हो जाता है जी इफेक्टिव। तो अगर आप एक कंप्लीट फॉर्मूले की बात करें तो ये इसका है आंसर है जी इफेक्टिव। ठीक है, ये रहता है। तो हमें ये निकालना पड़ता है। अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में लिफ्ट जो था, लिफ्ट के अंदर था, जब लिफ्ट यहाँ पर रेस्ट पर थी तो उन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है। ठीक है, टी है, मतलब 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद जो लिफ्ट है वो एसिलेट करना स्टार्ट करती है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी G/4 से। तो यार जो भी पेंडुलम का जो बॉब अंदर है, अब इस पर पहले से जी तो नीचे की तरफ लग ही रहा था, अब इसके साथ साथ ये वाला सूडो एसिलेशन भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, G/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5G/। सो लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है। बच्चों लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आएगी तो इस पर लगने वाला है G, ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, सूडो एसिलेशन G/4 ऊपर की तरफ लगेगा और जी यहाँ हो जाएगा। तो हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा G - G/4, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3G/4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा अब टाइम पीरियड कितना हो जाना चाहिए। सो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ओवर L अपॉन 3G × 4। सो इट विल नाउ बिकम, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बाहर आ रहा है, √3 बाहर आ रहा है और बाकी पूरा का पूरा पहले जैसे है। अब आ गया समझ में सभी को, चेक करो। तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2/√3 टाइम्स द इनिशियल टाइम पीरियड। ओके, गॉट इट। प्लीज चेक। अब जेस्ट 2012 में भी एकदम सेम क्वेश्चन आया था, तो इसे भी कर लो अब। जेस्ट 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, और ये वेरी गुड वेरी गुड। तो जेस्ट 2012 इसे करिए। जिसने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया उससे ये भी बन जाएगा।
अपवर्ड में है, अपवर्ड में है, मैं बता रहा हूँ ना आंसर क्या आएगा। आप लोग करते चलिए और लिखते चलिए अपने आंसर, जिनका जो भी आ रहा है लिखते चलिए। मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स, ठीक है, देख रहा हूँ मैं क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मेरा भी आंसर सुन लीजिए, सी स्टैंड्स फॉर करेक्ट। ओके, क्या बात, राइट आंसर तो यही है। इस बार क्या होने वाला है, मैंने जो गलती लास्ट टाइम की थी, इस बार वही करना है हमको। इस बार बोला है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सीलरेशन से, g/4 एक्सीलरेशन से। आप देख सकते हो जस्ट वाले कितने होशियार हैं, मतलब बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और नया क्वेश्चन बना दिया। कितने होशियार हैं यार ये लोग, ठीक है। तो इस पर जो है नीचे की तरफ लगेगा सूडो एक्सीलरेशन g/4, और एग्जिस्टिंग तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 5g/4। अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर L/g, ठीक है, इफेक्टिव, सो इट इज जी इफेक्टिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, सो इट विल कम आउट टू बी 2/√5, 2 पाई रूट ओवर L/g, सो 2/√5 टी, ठीक है। सो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ, जस्ट 2013 का है। ठीक है, जिनका भी हो जाए मुझे बता देना, आपके पास टाइम है, इजी है, 2-3 लाइन का है बस। ओके ओके प्रिया। जिन भी बच्चों के आंसर आ जाए बता दीजिएगा। अभी तक सिर्फ प्रिया का ही आंसर आया है। ओके चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, आंसर क्या आया है आप लोगों को, ठीक है, आई थिंक सो बाकी बच्चे अभी भी सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलो यहाँ देख लो अब इसे कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल मास एम है दैट हैंग्स फ्रॉम ए थिन स्ट्रिंग एंड कैन स्विंग लाइक ए पेंडुलम, ठीक है, फाइन सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इट इज अटैच्ड अबव द विंडो ऑफ द कार, व्हेन द कार इज एट रेस्ट द स्ट्रिंग हैंग्स वर्टिकली, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये हमारी कार है, ठीक है, और ये हमारा पेंडुलम है। तो इन्होंने दो एक चीज बताई है कि जब हमारी कार रेस्ट पर होती है तो स्ट्रिंग जो होती है वो वर्टिकली होती है, मतलब वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, वर्टिकली मतलब ऐसा रहता है।
इसके बाद बोल रहे हैं द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल व्हेन द कार हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जो कार है वो आगे जाने लगे कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1.2 से, तो ये जो है ये कितना एंगल यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, सो अभी मैं हैंड रेस देखता हूँ किसने किया है। तो यहाँ पर ये कितना कांस्टेंट एंगल बनाएगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो इस पर अगर ये इस तरफ लग रहा है तो बॉब का मास इन्होंने दिया है, नहीं दिया है ना, दिया है, कैपिटल एम दिया है ना। तो इस पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स है वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये एंगल थीटा कितना बनेगा। ठीक है, वही हमें निकालना है। तो आई थिंक सो कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कार को बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी कार हो गई। ठीक है, देखो यहाँ से जो था पहले ये ऐसे लटक रहा था। अब कार ने एक्सेलरेशन किया ए, तो कार के एक्सेलरेशन करने से क्या हो गया, ये हो गया इस साइड, इस पर लग गया सूडो फोर्स। इसका मास है सॉल से स्मॉल एम। ठीक है, हालांकि कैपिटल एम दिया है सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया, इसकी वैल्यू है 1.2। हमसे पूछा गया है कितना एंगल बनेगा। देखिए अगर ये इस स्थिति में आ गया है तो देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है एम ए सूडो एक्सेलरेशन, यहाँ पर नीचे लग रहा है एम जी। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें टेंशन हो गया है, तो टेंशन इसमें आ गया है। तो ये हमारा हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा। अब क्योंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो फिलहाल अगर हम देखें तो हमारी कार के फ्रेम में तो वो इक्विलिब्रियम पर है। तो ऐसा ये रेस्ट मतलब ये इस पोजीशन पर स्थायी तभी बना हो सकता है जब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाए एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा जो हो जाए वो हो जाए किसके बराबर, एम ए के बराबर। सो इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी, टी भी कट जाएगा, ए अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करने में बच्चों, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1.2 अपॉन 9.8। अब इसे सॉल्व करके देख लेना, 7 डिग्रीज आ जाना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, बन जाएगा आप लोगों से। अब बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टी फॉर 2020। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें थोड़ा। सूरज दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो डाउट है तो हैंड रेस करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत इजी है। आपको अगर और भी डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पर हमने ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर कर दिया है, लेफ्ट में लगने वाला फोर्स राइट में लगने वाले फोर्स के बराबर कर दिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया है, एंड आंसर हैज केम। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, ये देखो, अब इसे करिए। Sir, here my area too heavy thunder and raining, so I can. Sure, Shiv Kanya, take care. Take care. Take care. It's okay.
हाँ सूरज, आई अंडरस्टूड, ठीक है, कभी कभी नेट कनेक्शन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आई अंडरस्टूड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिसका भी आंसर आ जाए बता देना, 2 लाइन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन 2 लाइन्स, सिर्फ 2 ही लाइन का सॉल्यूशन है बस, ठीक है। मैं खुद बता दूंगा आपको इसके बाद, आप खुद बोलोगे हाँ सर ये ऐसा आइडिया ऐसा कर सकते थे। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर कैसे करना है, ठीक है। किसी का कोई भी आंसर नहीं आया लगता है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो एक लाइट स्प्रिंग से लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, एंड द लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड द मास ऑसिलेट इन ए वर्टिकल डायरेक्शन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है √/k/m, जो कि सिर्फ मास पर और स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, कौन सी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, ठीक है, जिसको बोला है 2.5, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द सस्पेंडेड मास इज एट रेस्ट इनसाइड द स्प्रिंग इनसाइड द लिफ्ट विच इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो लिफ्ट है ना वो नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, इट इज कमिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अचानक से एक जगह आने पर जो लिफ्ट होती है वो रुक जाती है। तो लिफ्ट क्या होती है, एक समय आने पर अचानक से क्या हो जाती है, लिफ्ट रुक जाती है। अब होता क्या है जब लिफ्ट रुकती है, तो लिफ्ट के रुकने से वेलोसिटी चेंज होती है और यहाँ पर लग जाता है सूडो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पर रुकती है ना, जैसे ही यहाँ पर रुकती है, तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे ही रुकेगी तो इस पर लगेगा सूडो फोर्स नीचे की डायरेक्शन पर, नीचे की तरफ खिंचाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर आपके हाथ पर एक स्प्रिंग हो तो आप हाथ में स्प्रिंग पकड़ लीजिए, आप उस स्प्रिंग के नीचे कुछ वजन लटका दीजिए, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी, और आप फिर उसको स्प्रिंग को नीचे की तरफ लाना और नीचे लाकर अचानक से झटके से रोक देना, तो स्प्रिंग खिंच जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया भी होगा बचपन में, है ना, किया भी होगा, आई होप सो, इट्स ए वेल नोन एक्सपेरिमेंट, सब लोग करते रहते हैं बचपन में, खेलते कूदते रहते हैं ना। अब यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या है, नीचे खिंच जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। क्या होता है, जब ये एक्चुअली में इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, यहाँ तक थी 0.5 और आगे जाने पर कुछ समय के बाद क्या हो गया, अचानक से वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिटार्डेशन हुआ है। तो रिटार्डेशन क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फ्रेम पर जो रिटार्डेशन हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इस पर लगने वाला सूडो फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जो सूडो फोर्स इस पर लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। सो जो सूडो फोर्स है वो नीचे की तरफ इस पर लगा है, ठीक है। इसी कारण से ये जो स्प्रिंग है ये खिंच जाएगी। अब इन्होंने बोला है कितना मैक्सिमम खिंच सकती है, देखो जितना मैक्सिमम खिंचेगी वही तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना। देखो ऐसे करना है, देखो क्या था, पहले रेस्ट पर थी तो स्प्रिंग जो थी ऐसे लटक, मास ये लटक रहा था। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद स्प्रिंग को क्या किया गया, मतलब इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से
कितनी वेलोसिटी दी गई है 0.5, ठीक है। अभी भी ये खींचेगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इस पर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा, वो अभी भी अपनी उसी पोजीशन पर मास वैसे ही का रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। बट अभी क्या होता है, 1 सेकेंड, बट अभी क्या होता है, कुछ समय के बाद इसको इस रोक दिया जाता है। अब ये अचानक से स्टॉप हो जाती है। जब ये अचानक से स्टॉप हो जाती है तो स्प्रिंग नीचे की तरफ क्या हो जाती है, खिंच जाती है। तो इसकी मान लीजिए पहले पोजीशन ये थी, तो खिंचने के बाद अब ये यहाँ आ गया है। सो दैट इज व्हाट द एम्पलीट्यूड है ना, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है। ये जितना मैक्सिमम खिंच जाएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जब ये खिंचेगा ना, तो इसकी पूरी की पूरी जो अभी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कितना है, 1/2। ये काइनेटिक एनर्जी है। जब ये मैक्सिमम खिंच जाएगा तो पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। हाफ के, ठीक है। सो यू कैन जस्ट पुट इट इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना, हाफ के स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1/8 एम हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2.5 ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब करना ये पड़ेगा अपन को कि यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप क्या करोगे अब, सो ठीक है, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। तो सॉल्व अपन इसे कैसे करें अब, मेरे हाथ कुछ गलती तो नहीं हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ गलती कहाँ हो गई है, ठीक है। वेट, कहीं ना कहीं तो मैंने मिस्टेक कर दी है। एक बार स्टार्ट अच्छे से करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो ही एक्चुअली में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। सो अच्छा, आई थिंक सो, ठीक है, ओके, इससे ये भी कट गया। सो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बिकम ए की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन ओमेगा, दैट इज 0.5 अपॉन 2.5, ठीक है। सो 5/25, so that is equals to 1/5, that is equals to 0.2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड दिस, चेक करो, आ गया समझ में आपको को, आंसर आ गया, प्लीज चेक, है ना, इट्स सो इजी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास और भी क्वेश्चन है सूडो फोर्स के, बट अब हम यहाँ पर रुकिंग जाएंगे क्योंकि अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। सो वी विल जस्ट होल्ड अवर सेल्फ राइट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है मुझे मालूम है, ठीक है। और फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस फ्रिक्शन से आते भी हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लो प्रिया, मैंने बैक कर दिया, आप देख लो, ठीक है। प्लीज हैव ए लुक। ठीक है प्रिया, आई होप सो यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है। देखो अब हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन वन, श्योर।
देख लो बच्चों, क्वेश्चन को भी देख लो। ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है सूरज, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने देख लिया है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। सी, हम लोग अभी बहुत बार जो है फ्रिक्शन पर का हमने यूज किया है, बट अभी एक भी बार हमने फ्रिक्शन अच्छे से आपको समझाया नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको अपन हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि मोशन को रेसिस्ट करता है। हाँ प्रिया, होता है ये भी ना, कभी कभी ये भी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक ये है। ठीक है, ओके, दैट इज द ब्लॉक। अगर हम इस ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि पीछे की तरफ से फ्रिक्शन खींच रहा होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इसे खींचता, हम जितना भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, पीछे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है और इसके कारण ऑब्जेक्ट आसानी से आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट होता तो ये है कि जब हम फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारे हाथ ये ऑब्जेक्ट खिंचता ही नहीं है ना। तो आपने देखा होगा, एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस होगा कि जब हम लोग किसी भी वजनदार ऑब्जेक्ट को खिसकाने की कोशिश करते हैं तो पहले हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं। तो जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है ना, ये रेस्ट पर ही रहता है। हम उसके बाद क्या करते हैं, हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। बट जब हमारी फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फ्रिक्शन उसका सामना नहीं कर पाता है और हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आपको और समझा देंगे। ठीक है, अब मेरी बात को यहाँ समझ लीजिए। फ्रिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है वो 100% स्मूथ नहीं होता है। प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होते हैं, इसके कारण फ्रिक्शन लगता ही लगता है। ठीक है, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिकली हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें, है ना, इट इज इम्पॉसिबल। हालांकि आइडल केसेस में हम मान भी सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, जो फ्रिक्शन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा जिसे हम कहते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि हम जब तक ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कैसा? जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो मूव नहीं करता है। ठीक है, इस समय आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। इस फोर्स के लिए इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन भी आता है। तो इस समय पर ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बट अगर हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लार्ज अमाउंट में फोर्स को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना। अगर हम लार्ज फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। बट फ्रिक्शन तब भी से पीछे की तरफ रहता है, तब भी से फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू रहती है जो पीछे की तरफ लगती रहती है। ठीक है, इस समय पर जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बट ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है,
और यहाँ जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक और फ्रिक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो इन दोनों के बीच में आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, इस स्मॉल फोर्स को अप्लाई करने से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा। ठीक है, ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पर फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, हम क्या होता है, मान लीजिए हमने लार्ज फोर्स अप्लाई किया, लार्ज फोर्स, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। सो यहाँ पर ये रेस्ट पर है, यहाँ पर ये मोशन पर आ गया, मूव कर रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होता है हम उसे कहते हैं, ये एस है, ये के, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब देखिए बच्चों, स्मॉल और लार्ज के बीच में एक ऐसी स्टेज आती है, स्मॉल और लार्ज के बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जब, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन के जस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, जो यहाँ जो फ्रिक्शन होता है हम उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां अप्लाइड फोर्स बिल्कुल फ्रिक्शन के बराबर ही हो जाता है। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये, और इसमें भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही होता है। ठीक है, गॉट इट। तीनों केस क्लियर हो गए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इज दैट ऑल क्लियर टू यू? प्लीज चेक, प्लीज नोट ऑल्सो। ठीक है, नोट भी कर लेना है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट, ओके, एंड लेट मी नो। जैसे ही आप नोट कर लेते हो मैंने मुझे बता देना। ठीक है, वेरी गुड जयश्री, बाकी बच्चे भी नोट कर लें। नोट, वेरी गुड, नोटेड ना, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अब मेरी बात को यहां समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन में रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर इस पर नॉर्मल रिएक्शन अगर एन लग रहा है, ठीक है, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, तो इसका इस और अगर हम इसे आगे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो यहाँ आता है म्यू और एन। इसे हम कहते हैं, मतलब जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ एस, वो होता है म्यू एस एन। मतलब बेसिकली उसके केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम देखें, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। ठीक है, दैट इज म्यू के एन। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये भी बदल गया है। आप देख सकते हो कहाँ पर चेंज आया है, चेंज सिर्फ फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पर आया है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना है आप लोगों को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता देता हूँ कि जो हमारा स्टैटिक हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज गलती हो गई है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, वो गलती अपनी कितनी क्या है। ठीक है, ये ना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, so we did a small mistake, limiting friction है।
एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है सिचुएशन पर, हमने कितना अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, और इसी कारण से इसका जो कोफिशिएंट होता है वो भी ज्यादा होता है ना, ये नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मतलब क्या होता है, और ये रेस्ट या मोशन से बदल जाता है। देखो मेरी बात सुन लो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन किया है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, कि हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एफ एल, दैट इज ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वो फ्रिक्शन होता है जब हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो उससे हमें सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती है, मतलब हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिलता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ओके, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? नोट कर लो। अभी मैं एक एग्जांपल करूंगा तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी अगर क्लियर नहीं भी हो पाया है तो डोंट वरी, सो सून वी आर गोइंग टू डू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज नोट दिस, आप जल्दी से नोट कर लें बच्चों से। ठीक है, सुधार लीजिए प्रिया, करेक्शन कर दिया मैंने, सुधार लीजिए इसे, ठीक है, प्लीज नोट। यस यस यस, राइट। बच्चों अपन एक एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, सो वी आर सून गोइंग टू डू एन एग्जांपल, ठीक है, गुड। देखो, इसके पहले कि मैं एक एग्जांपल करूं, आप लोग यहाँ पर एक चीज जान लीजिए। अभी अपन इस ग्राफ को भी वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली, और यहाँ जो भी लिखा है सारी चीजें अपने आप सेल्फ वेरीफाई हो जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स लिख रहा हूँ एफ ए, ये है फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा ब्लॉक, इस पर फोर्स एफ ए अप्लाई किया जा रहा है। एफ ए का मतलब है अप्लाइड फोर्स, और पीछे की तरफ क्रिएट हो रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट 2, पॉइंट 3। सबसे पहले अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, सो ऐसे केस में हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है ना। सो इन दैट केस दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है म्यू एल एन, ठीक है। अब यहां देखिए, जब ये ऐसा हो जाता है, इन दैट केस हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अब उसकी वैल्यू हो जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू की भी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे को इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो इन दोनों केस में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, और इस वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ठीक है। और ऐसे केस में हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है जी, इट बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और उसकी वैल्यू होती है म्यू के एन, ठीक है। सो दैट इज म्यू एल एन। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई हैं।
जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है उस समय फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, ठीक है, वो अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है। उस समय उसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके ही बराबर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के लिए इक्वेशन जरूरी होता है, कुछ नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। हमारा जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाता है तो ये एक इक्विलिब्रियम की ऐसी कंडीशन होती है कि अगर फोर्स जरा सा भी बढ़ा अप्लाइड फोर्स तो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है ना। इस केस में हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही बराबर हो जाता है, ठीक है। और जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी क्रॉस कर जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है और इस केस में हमारा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। सो दिस इज द ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ। ठीक है, देखिए ये वो रीजन है, ये वो पॉइंट है सर। स्टैटिक फ्रिक्शन की बता देता हूँ मैं, सभी बता सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, दैट्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो रीजन आप यहाँ देख रहे हो ये रीजन वो रीजन है जहां पर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, जहां पर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो इस कंडीशन ये वाले इस इतने रीजन में फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। इसके अगर हम आगे के रीजन की बात करें, आगे की रीजन की बात करें तो यहां पर अब आप कितना भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के से ज्यादा हो गया है और यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, जो कि म्यू के एन से निकल आती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू म्यू एल एन से निकल आती है। और यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन है एफ वो हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस डायग्राम को भी बना लेना, ठीक है, और इसमें मैंने जो भी चीजें लिख दी हैं उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर अपन एक अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जिससे एग्जाम्पल्स, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू ए सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। नोटेड, वेरी गुड समृति, बाकी बच्चे भी जल्दी नोट करें। प्रिया हैंड रेज है, श्योर, ठीक है प्रिया, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, प्लीज रेज हैंड्स, गुड, ठीक है। एक काम करो प्रिया, मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को करो, हो सकता है इस एग्जाम्पल के बाद जो है आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, हो सकता है इस एग्जाम्पल के बाद आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक सरफेस ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ से हम अप्लाइड फोर्स एफ ए अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू हमारी जीरो से बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे अप्लाइड फोर्स की। और यहाँ पर जो सरफेस है इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, तो डोंट वरी, ठीक है, अबाउट दैट, ठीक है। तो उसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कभी कभी बोल दिया जाता है, 0.5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका 0.4 ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेंगे, ठीक है। और इसका जो मास है अपन इसको कन्वीनियंस के लिए 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एल एन। तो यहाँ पर एम एन ऊपर लग रहा है क्योंकि ये वर्टिकली
वर्टिकली रेस्ट पर है, मतलब वर्टिकली ये मोशन नहीं कर रहा है। इसी कारण से न्यूटन के थर्ड लॉ से एन इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एल एम जी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 न्यूटन्स। इसी तरह से अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पर निकाल लें म्यू के एन, तो इससे हमें ये मिलेगा 4 न्यूटन्स। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है ना आपको कि मैंने कैलकुलेशंस कैसे किए हैं? यहाँ तक समझ में आ गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन्स है। ठीक है, और हमने कैसे निकाली है समझ में आ गया आपको? अभी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो अभी किया गया है समझाने के लिए। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल को की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये जो टेबल हम बनाने वाले हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे समझना है। तो पहला एक कॉलम ये अप्लाइड फोर्स का हो जाएगा, एक फ्रिक्शन का हो जाएगा, एक नेट फोर्स का हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन का हो जाएगा। ठीक है, और एक में अपन बना लेंगे अपने डायग्राम्स। कितने लाइंस ले लें? ठीक है, एक, दो, तीन, चार, मेरे ख्याल से इतने में तो अपना काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखो इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फाइन। देखो हम सबसे पहले हमारा जो अप्लाइड फोर्स है एफ ए, हम इसको बिल्कुल जीरो रख देते हैं। ठीक है, लेट्स पुट इट जीरो। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है वो भी नहीं लगेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। जब तक आप खींचोगे ही नहीं लग तो फ्रिक्शन भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन अकेले एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप पीछे नहीं खिसक जाएगा। तो फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स की बात करेंगे, मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास एम, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट को हमने जहां रखा है वो रेस्ट पर ही रखा रहेगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा ऐसे केस में। ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? बताइए, इज दैट क्लियर टू यू कि पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है? ठीक है, कमेंट करते हैं ना बच्चों मुझे। ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। सो नेक्स्ट है हमारा 2। ठीक है, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर अब 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 न्यूटन जो है वो हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? अगर हम 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन कितना होगा? मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 5 न्यूटन है और हमारा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वेरी गुड, इट विल बी 2 न्यूटन। अगर मैं नेट फोर्स अप्लाई की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पर, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि हमने इस तरफ 2 न्यूटन अप्लाई किया था और फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लग रहा है। इसी कारण से ये नहीं चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन ने अपने आप को क्या कर लिया है? सेल्फ एडजस्ट कर लिया है ना। फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लिया है? सेल्फ एडजस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 4 न्यूटन्स। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं 4 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इन दिस केस? अब हमारा जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? बताइए, इस केस में हमारा फ्रिक्शन कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर से पूछिए क्यों? क्योंकि अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसकी वैल्यू, है ना, अभी भी कम है।
तो अगर आप आपका अप्लाइड फोर्स जो है अगर वो 4 न्यूटन है तो फ्रिक्शन अपने आप को फिर से सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। 4 - 4 = 0, एक्सेलरेशन इज 0। अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन। अगर हम 5 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन कितना लगेगा, आप बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा। बच्चों आप बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। हमने अप्लाइड फोर्स जो है वो 5 न्यूटन अप्लाई कर दिया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन ही होगी क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से के जस्ट बराबर हो गया है अब, ठीक है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अगेन 5 - 5 विल गो टू 0, एक्सीलरेशन इज अगेन 0। अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, बट अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे कितना। अब हम अप्लाई करने वाले हैं कितना अप्लाई करते हैं बच्चों, 6 न्यूटन अप्लाई करते हैं। अब मुझे बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा। सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन नाउ। हमने यहां से अप्लाई किया है 6 न्यूटन। अब बताइए फ्रिक्शन कितना बनेगा बच्चों। अब ऐसे केस में फ्रिक्शन 6 नहीं बनेगा प्रिया, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4 4 4 4। अब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो क्रॉस हो गई है, आप समझ सकते हो, ये वैल्यू अब हमारी क्रॉस हो गई है। हमारा फ्रिक्शन इससे ज्यादा वैल्यू नहीं अप्लाई कर सकता है। तो अब ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ले लेगा। अब हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2, ठीक है। बहुत सही जस्टी, ठीक है। अब देखो अब हम अप्लाई करेंगे कितना, 8 न्यूटन। अगर हम 8 न्यूटन अब अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अब बताओ कितना होगा स्टैटिक, अब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब हमने थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया है, बताइए। बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर सकता है, वो अपनी वैल्यू 4 ही लेगा, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये 4 न्यूटन ही लेगा। बट अब इस बार क्या होगा, हमने लगाया था 8 न्यूटन, तो इस बार क्या होगा, उसका जो नेट फोर्स है 8 - 4 इक्वल टू हो जाएगा 4। और इस बार एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। इस बार ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट और ज्यादा स्पीड के साथ। फ्रिक्शन की वैल्यू अब उतनी ही है, ठीक है, बट इस बार एक्सेलरेशन बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से ये चीज समझ गए हैं कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। और वो अपने आप को तब तक सेल्फ एडजस्ट करता है जब तक कि हमारा हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है ना। जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के या तो बराबर होगा या तो कम होगा तब तक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस ऑल आर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। बट हाँ, एक बार जहां ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चेक। और अब ये जो डायग्राम है अपने आप में सेटिस्फाई हो गया होगा कि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू थी और हाईएस्ट वैल्यू के बाद फ्रिक्शन अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। जल्दी चेक करो, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन कर लो फ्रिक्शन से, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड। एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस फिर कल करेंगे। गेट 2003 में एक क्वेश्चन आया था और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि लगता ही नहीं है कि एमएससी के लेवल का है। करिए इसको बच्चों, प्लीज ट्राई टू डू। गेट
2003। जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना। हरलीन आंसर दे दिया हरलीन ने। बाकी बच्चे भी सोचो जल्दी क्या आंसर आएगा। नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। इसमें लिखा है नॉट करेक्ट, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। इसमें लिखा है नॉट करेक्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, इसमें बोला है कि फ्रिक्शन, देखो इसमें बोला है ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन द फ्लोर विद द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इतनी नहीं हो सकती है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग द सरफेस, दैट इज आल्सो राइट। ठीक है, और क्या बोला है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस एनी एफर्ट टू मूव द ऑब्जेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो ये इनकरेक्ट था, तो हमें यहाँ पर देखना था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चों बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्शन से, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक है। ठीक है, ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी आज की क्लास बस यहीं तक है। ठीक है, टेक केयर। वेलकम जोश्री। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, या अब जिनके भी डाउट्स है ना हैंड रेज कर लेना। ठीक है, वेलकम वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेलकम, बताइए बताइए। सर आप जो अभी ये ग्राफ पे एक्सप्लेन किए थे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, उसे थोड़ा ओपन कीजिए। ये वाला क्या आगे वाला? ये वाला क्या आगे वाला? यस सर, ये साइड का। ठीक है। सर इधर जो आपने बताया था कि एफ इक्वल टू एफ ऑफ एल है, ये सर अ, ग्राफ। अच्छा, ये ऊपर वाला, वो सर जो अभी इसके पहले था, कौन बाद में था? इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये सर ग्रीन वाला जो लेफ्ट राइट में है। राइट में कहाँ पर, ये वाला, इस ग्राफ को बोल रहे हैं आप? यस सर, ये यस सर, एफ और एफ ए वाले में। अच्छा, ये वाला, इसमें क्या पूछना है आपको? इसमें डाउट क्या है आपको? सर इसमें नहीं, सेकंड वाला जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर से प्लॉट किया गया है, एक्स और वाई एक्सिस समथिंग। ये वाला बोल रहे हैं? यस सर। इसमें क्या डाउट है आपको? इसमें देखिए सर, जब आपने फर्स्ट बताया कि जो एफ ए है वो मतलब जो अप्लाइड फोर्सेस है वो लिमिटिंग फोर्सेस से लेस देन है, तो वो सेल्फ एडजस्ट करेगा। और ये हम्म। जो सेकंड है कि में जो अप्लाइड फोर्सेस है वो लिमिटिंग फोर्सेस के इक्वल है, तो जो आपने अगर सेकंड कंडीशन बताई है कि एफ ए जब एफ ऑफ एल के इक्वल रहेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन इधर जो सेकंड केसेस है इधर ग्रेटर देन क्यों आ रहा है? इधर तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। अच्छा, मैं समझ गया। देखो आप जो पूछ रहे हो ना, देखो सबसे पहला तो हमारा ये था कि जब ये लिमिटिंग, जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है, हम्म। तो इन दैट केस हमारा ये वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा इसके बराबर ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो मतलब इक्विलिब्रियम पर है ना, और वो तभी हो सकता है जब हमारा ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो। राइट? यस सर। ठीक है, तो ऐसे केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही बराबर हो जाती है, और उस समय जो भी अप्लाइड फोर्स होता है उसी के बराबर होती है। ठीक है, उस समय जो भी अप्लाइड फोर्स होता है उसी के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि ये था वो कंडीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, आप देख सकते हो।
ठीक है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है और हमारा जो फ्रिक्शन है और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सभी तीनों की वैल्यूज बराबर है। ठीक है, देख यस सर। सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी क्रॉस कर गया, मतलब ज्यादा हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है जितना फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है। अब ऐसा होने पर क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अपनी, जब आप अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट अब फ्रिक्शन आपके ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो अपने आप काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। ठीक है, और उस समय उसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के ही बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के ही बराबर है। हमने यहाँ पर कोई अलग से सोचा नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की जितनी वैल्यू थी बस सीधे उतनी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। ठीक है, ओके। और अब तो बहुत इजी है, अब जब फ्रिक्शन मिल गया, अप्लाइड फोर्स मिल गया, तो नेट फोर्स निकालकर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इट्स इजी। सर सब कुछ क्लियर है, लेकिन ना जब आप, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, देखिए जैसे आपने इक्वल किया तो उधर स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए था ना, लेकिन अपने तो कहाँ पर, कहाँ पर, अप्लाइड किस नंबर पर? इधर नहीं, वो फर्स्ट वाला जो अभी आप ग्राफ बता रहे थे। हाँ, कहाँ पर, कहाँ पर? आपका कहना है यहाँ पर मैं एफ एल रख दूं? सर ग्राफ शो कीजिए ना आप। ग्राफ तो ये आपके बगल में ही है, ग्राफ तो यहीं रखा हुआ है। सर मेरे में तो शो नहीं हो रहा है। आपके में ग्राफ शो नहीं हो रहा? बच्चों सभी लोगों को ग्राफ शो हो रहा है, इतना वाला, इतने हिस्से में जो ग्राफ है। यस सर, अब हुआ शो। अब हो गया शो? अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर, देखिए जब आपने इधर ये सेकंड केसेस में अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्सेस पे जब इक्वल है, तो आपने इसे ये कैसे कह दिया कि अप्लाइड फोर्सेस जो है वो लिमिटिंग फोर्सेस से ग्रेटर देन होगा? इधर जो कंडीशन अच्छा, होगी वो तो ये वाला, ये कंडीशन, ये होगी ना। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? नो सर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ना, आप यही पूछ रहे हो ना? यही जो सेकंड वाला है। आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, आप इसी को बोल रहे हैं ना कि ये यस सर, कंडीशन? देखिए आप ये जो सेल्फ एडजॉइंटिंग है, सेल्फ एडजस्ट करता है, इसके साइड वाला। ये वाला? यस सर, यही। ये वाला, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे अप्लाई, यहाँ है हमारा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, देखो क्या होता है, अपन इसको तीन रीजन में बांट देते हैं। एक रीजन होता है सेल्फ एडजस्टिंग वाला। ठीक है, तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। हम जीरो से अपने अप्लाइड फोर्स को अप्लाई करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो ऐसा हो सकता है जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, जब उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, और एक हो सकता है जब हमारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस सर। तीन केसेस है। देखो इस रेंज में क्या होता है कि हम जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसी अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। तो इस केस में क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स जो होता है, जगह तो रहो, मोबाइल से चला रहे। ठीक है, सो बहुत तेज कुछ आवाज आई, ठीक है। ओके, सो हेलो, कैन यू लिसन टू मी नाउ? प्रिया, कैन यू, आर यू एबल टू लिसन टू मी? ओके, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है प्रिया, म्यूट कर दीजिए, शायद वहाँ कुछ और भी लोग हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन म्यूट ऑल्सो। यस सर, आ रही है। हाँ, तो म्यूट कर, आप ऐसे केस में जब ज्यादा अगल बगल लोग हो तो म्यूट भी कर सकते हो, शायद ऑप्शन हो तो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये सीधे जो है
ठीक है, आप देखोगे इस रीजन में हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन। तो आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस हमारा ये जो है यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से अपनी वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अप्लाइड फोर्स को, तो हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ड्रॉप हो जाती है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो दैट आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट। तो ये हमारा हो जाता है एफ, सो इट बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ पर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, हमारा यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो हमारे अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों रीजंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ओके प्रिया, अब पूछ लीजिए जो भी पूछना है आपको। हाँ प्रिया, आप बताइए क्या नहीं आया, मैंने एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप बताइए कहाँ इश्यूज है। यही सर जो आपने अभी फिर से लिख दिया कि जो अप्लाइड फोर्सेस है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। इधर ये कैसे क्या आ रहा है कि अप्लाइड जो फोर्सेस है वो ग्रेटर देन ऑफ लिमिटिंग फोर्स। ये तो हाँ, सर ड्रॉप क्यों हुआ लिमिटिंग वैल्यू, जयश्री ये तो नेचर है, ये तो फ्रिक्शन का फंडामेंटल नेचर है कि जब इतने रीजन में यहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, यहाँ पर इतने रीजन में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो रेस्ट पर है, ठीक है। और ये जो है नेचर होता है फ्रिक्शन का, दैट इज द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स की, ये अप्लाइड फोर्स तो हमारे हाथ में ना, हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि हम बढ़ा घटा कहाँ से रहे, तो अप्लाइड फोर्स तो हमारे हाथ में है ना, इसको कौन अप्लाई कर रहा है, हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है ना। हमने पहले इसकी वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रखा था, फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ले आए, फिर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कर दिए, ये तो हमारे, ओके सर, क्लियर है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है, और किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना बच्चों, ठीक है। आई थिंक अब और किसी को डाउट नहीं है, तो बच्चों क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक है। ओके बाय, बाय सूरज, बाय।